गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो आपको पता ही है कि यूएस की एक जो हमारी सेवन्थ फ्लीट है उसमें जो सबसे बड़ा जो एक ये यूएसएस जॉन पॉल है सेवन्थ फ्लीट का, वो इंडिया के जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर गया था अभी रिसेंटली। तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ कि ऐसे कैसे एंटर कर गए बिना इंटीमेशन के। इनोसेंट पैसेज भी अगर लेना था तो उसके लिए इंटीमेशन देनी ज़रूरी है, इंडिया को नोटिफाई करना ज़रूरी है। ये सारा जो है ये इशू चल रहा था। हमारे जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स भी हैं उन्होंने भी बोला कि यूएस हैज़ बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक एंड ऑल दैट। बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली गई। तो हम ये टॉपिक को सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या जो है ये इसमें कौन सी ट्रीटी का जो है वायलेशन हुआ है, या कौन कौन से जो हमारे मेन डेफिनेशंस हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो यूएस ने बोला है इंडिया जो के जब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करके वहाँ से चला गया, तो उसने बोला कि इंडिया जो है वो कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करना हो या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे करना हो, तो इंडिया कहता है कि मुझे प्रायर कंसेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसी को ही हमको जो है वो चेंज करना था बिकॉज इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। तो ये यूएस का कहना है कि इंडिया की जो ये रिक्वायरमेंट है प्रायर कंसेंट लेने की, वो इनकन्सिस्टेंट है इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है। तो मतलब कौन से इंटरनेशनल लॉ से? यूएन क्लॉज से। तो UNCLOS आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, उसके इनकन्सिस्टेंट है इंडिया की ये रिक्वायरमेंट कि आप हमसे बिना पूछे जो है वो यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है। तो इसीलिए जो है यूएस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ऐसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करता रहता है सो दैट कंट्रीज़ को वो रिमाइंड करा सके कि जो है इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो अब इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? इंडिया ने कहा कि जो यूएन क्लॉज का कन्वेंशन है वो कहता है कि अगर कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए बिना कोस्टल स्टेट के कंसेंट के आप वो नहीं कर सकते। तो इंडिया ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया है। तो पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूएन क्लॉज है क्या। ठीक है। हमको ये भी देखना है कि क्या यूएस ने सही किया, क्या इंडिया ने सही किया, या कौन गलत है सही है। ये देखने से पहले हम देखते हैं यूएन क्लॉज में क्या प्रोविजंस हैं। तो लॉ ऑफ सी ट्रीटी है ये, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। इसको 1982 में अडॉप्ट किया गया था। 1994 में ये एनफोर्स हुई थी, जब मतलब लोग जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स ने जब जो है इसको रेटिफाई कर दिया, तो 94 में ये एनफोर्स हो गई ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्या कहती है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो बेस लाइन से, मतलब अगर आपका जो सी लाइन जो आपका कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल स्टेट्स की जो लो लाइंग स्टेट है उसके बाद आपकी बेस लाइन शुरू हो जाती है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपकी टेरिटोरियल सी लिमिट है। फिर उसके 12 नॉटिकल माइल और आगे तक जो है वो आपका कंटिग्यूअस जोन्स है। कंटिग्यूअस जोन्स में क्या होता है? जहाँ पर आप अपनी थोड़ी बहुत पुलिसिंग कर लेते हो, आप अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते हो, मतलब कोई और आप किसी और को एंटर नहीं करने देते। ऑफ कोर्स वो आपकी टेरिटोरियल जोन नहीं है, वो आपकी टेरिटोरियल सी लिमिट नहीं है, लेकिन वो आपका ही एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग का एरिया है। ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स और मतलब तो 24 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो ऑलमोस्ट आपका एक तरह से एरिया होता है। फिर टोटल बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि वो आपका टेरिटोरियल एरिया नहीं है, ना ही वहाँ आप पुलिसिंग कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर मरीन फिशिंग या जो आप उसका वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जो 24 नॉटिकल माइल्स, मतलब हमने देखा 12 नॉटिकल माइल्स तक तो क्या है टेरिटोरियल सी लिमिट, उसके एक्स्ट्रा 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटिग्यूअस जोन्स है। तो मतलब ये 24 तक तो कोई और नहीं आ सकता। ठीक है। ऑफ कोर्स इनोसेंट पैसेज मिल सकता है कंट्री की परमिशन से, लेकिन ईईजी जो है वहाँ पर अगर इनोसेंट पैसेज चाहिए तो उसमें जो है कंट्री को नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये प्रोविज़न है, लेकिन इंडिया का लॉ क्या कहता है कि नहीं, आपको हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको कि क्या इसमें और प्रोविजंस हैं। ठीक है। तो ये इसमें एक और प्रोविज़न क्या है यूएन क्लॉज में
कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी और वेल्थ ट्रांसफ़र करेंगे सो दैट मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इंडिया इसका सिग्नेटरी बना, 1982 में ही इंडिया इसका सिग्नेटरी बना, इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया था। फिर इसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर लॉ ऑफ सी जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो कि डिस्प्यूट्स होंगे जो इस कन्वेंशन में उसको रिजॉल्व करेगी। फिर है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये मरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हैं ओशंस के उसको उसकी एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेट करने के लिए इसको यूएन बॉडी को बनाया गया है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ टाइम पहले पढ़ा भी था, जमैका में इसका ऑफिस है। ठीक है, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये आउटर लिमिट्स जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स मतलब आपका ईईजी से जो आगे का एरिया है उसको जो है उसमें अगर कोई भी जो है डिस्प्यूट होता है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बियॉन्ड जो एरिया है उसके ऊपर कैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाएगा, उसके लिए इसको बनाया गया है। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ये है क्या चीज़? यूएस इसको कंडक्ट करता आया है पिछले 40 साल से अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो उसकी फ्रेंडली कंट्री हो चाहे वो उसकी फो कंट्री हो, मतलब उसकी दुश्मन कंट्री हो, वो हर जगह अगर कोई भी कंट्री जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोक रही है या कोई यूएन क्लॉज के अगेंस्ट कुछ जा रही है तो वो उसको रिमाइंडर के तौर पर जो है वो जानबूझकर उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या उसमें एंटर करेगा सो दैट आप उनको रिमाइंड करा सके यूएस कि आप जो है अपनी ट्रीटी के जो है इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इंडिया को कई बार उसने ऐसे रिमाइंड कराया है, लेकिन ऐसा फर्स्ट ये जो जैसे जो ट्रेसपास इस बार किया गया ये पहली बार नहीं हुआ इंडिया में, पहले भी कई बार यूएस ने ऐसा किया है इंडिया को रिमाइंड कराने के लिए कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है विद इंटरनेशनल लॉ। तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार पब्लिकली उसने एक्सेप्ट किया है कि हमने ये जानबूझ के किया है सो दैट इंडिया को हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपका जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट विद दिस यूएन क्लॉज है। ठीक है, 7th फ्लीट आपको पता ही है, लार्जेस्ट ऑफ यूएस की नेवी शिप जो है उसकी लार्जेस्ट फ्लीट है ये यूएस नेवी की 7th फ्लीट। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने देखा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। इसमें जो है राइट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोस्टल स्टेट और राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर स्टेट्स जो हैं वो इस जो यूएन क्लॉज के कन्वेंशन के थ्रू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, टेरिटोरियल सी के जो बियॉन्ड का एरिया है, जो कंटिग्यूस जोन्स के बियॉन्ड का एरिया है, वो होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इंडिया का जो एक्ट है, ये जो इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976, तो इसको शॉर्ट में हम समझ लें तो 1976 का जो एक्ट है इंडिया का, वो कहता है कि ऑल फॉरेन शिप्स अदर देन वॉरशिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन्स और अदर अंडर वाटर व्हीकल्स शेल एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। अब ये इनोसेंट पैसेज क्या होता है कि आप वहाँ से निकल सकते हो, आपको हम रोकेंगे नहीं, इंडिया नहीं रोकेगा आपको, इवन थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स से भी आप निकल सकते हो। ठीक है, अब फॉरेन शिप्स कोई भी, चाहे वो चाइनीज शिप्स हो चाहे वो अमेरिकन शिप्स हो, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स से इनोसेंट पैसेज ले सकती हैं, इनोसेंट पैसेज बीइंग वन दैट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द पीस गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें वो कंडीशन उन्होंने लगा दी कि प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, पीस गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या यूएस ने वायलेट किया इंटरनेशनल रूल कोई। ठीक है, तो इंडिया का जो ये ईईजी है वहाँ पर इंडिया फ्री है एक्सप्लॉइट करने के लिए, फिशरीज के लिए, सी बेड माइनिंग के लिए, और वहाँ पर हमारे पास कोई टेरिटोरियल राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखो हमारा वो टेरिटोरियल एरिया नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स है वहाँ पर, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स वहाँ पर नहीं है। तो मिलिट्री शिप्स तो आपकी हमने देखा है कि टेरिटोरियल वाटर्स से भी निकल सकती हैं, इनोसेंट पैसेज है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या कहता है, इंडिया ने अपने इस 1976 के लॉ के बेसिस पे कहा है कि आपको हमें नोटिफाई करना पड़ेगा इनोसेंट पैसेज चाहिए तो। ठीक है, जबकि यूएन क्लॉज में ऐसा कोई भी जो प्रोविज़न नहीं है कि वो जो मेंबर स्टेट है वो नोटिफिकेशन की डिमांड कर सकती है, तो इंडिया कहता है कि आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के अगेंस्ट भी यूएस ने स्टेप लिया, जानबूझ के बिना नोटिफाई करे निकले हैं वो, सो दैट इंडिया को ये रिमाइंड करा सके कि आप हमको नोटिफिकेशन की डिमांड मत रखो बिकॉज यूएन क्लॉज में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है।
दूसरा, जानबूझकर उसने लक्षद्वीप को चूज किया। लक्षद्वीप को में क्या इशू है? लक्षद्वीप इज एन आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पर है स्ट्रेट बेस लाइन का इशू, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंडिया एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं उनके पास तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होता, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है स्ट्रेट बेस लाइंस का। तो यूएन क्लॉज जो है वो उनको परमिट करता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही नहीं है, ठीक है। या फिर आपके पास आप कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं हो, आप तो एक आइलैंड स्टेट हो। तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस, उनको कुछ स्पेशल एरिया दिया जाता है, स्ट्रेट बेस लाइंस, उनको थोड़ी ज़्यादा बेस लाइंस दी जाती हैं। लेकिन इंडिया क्या कहता है? अब इंडिया को वो नहीं मिलेंगी, बिकॉज इंडिया एक आइलैंड नेशन नहीं है। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया लक्षद्वीप को एक आइलैंड मानता है। ऑफ कोर्स इट इज़ एन आइलैंड, बट इंडिया एज अ होल इज़ अ कॉन्टिनेंटल कंट्री। तो इंडिया वो आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप, उसके ऊपर स्ट्रेट बेस लाइन का जो है टैग लगाता है। और वो, जबकि यूएन क्लॉज जो है वो इंडिया को परमिट नहीं करता, क्योंकि इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्टेट। तो ये स्ट्रेट बेस लाइंस, अब वो उसमें क्या किया है इंडिया ने कि लक्षद्वीप के जो है अपनी जो बेस लाइंस है उसको बहुत एक्सटेंड किया हुआ है, और जो है ईईजी जो है उसका एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वहाँ से जब यूएस जो है वहाँ से जब पास हुआ है, तो उसने जानबूझकर इंडिया के स्ट्रेट बेस लाइन को भी जो क्लेम को भी चैलेंज किया है, और इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया है। और ये जो है इंडिया के जो हमारे जो लक्षद्वीप से पास होने से उनके डुअल पर्पस जो है वो सर्व किए हैं यूएस ने, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को तो याद दिलाना ज़रूरी था ही यूएस के लिए, लेकिन उन्होंने चाइना को भी ये मैसेज दिया है कि देखो, सिर्फ हम आप जो साउथ चाइना सी में करते हो सिर्फ उसी को ही चैलेंज नहीं कर रहे। अगर हमारा कोई फ्रेंडली कंट्री है वो भी अगर कुछ इन लॉज को वायलेट कर रहा है तो हम उसको भी ये चैलेंज करेंगे इसके लिए, ठीक है। लेकिन इन सब में जो है वो सबसे बुरी बात क्या है कि यूएस जो है वो खुद उसने खुद ही जो है यूएन क्लॉज को रेटिफाई ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यूएस जो है वो कैसे क्लेम कर सकता है कि इट इज़ द अपहोल्डर ऑफ यूएन क्लॉज व्हेन इट हैज़ नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी इटसेल्फ? तो दिस इज़ अ डबल स्पीक ऑन पार्ट ऑफ यूएस, कि वो वैसे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चला रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड यूएन क्लॉज को जो है अपहोल्ड करने के लिए, लेकिन उसने खुद ही यूएन क्लॉज को जो है वो रेटिफाई नहीं किया हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिथियम आयन बैटरीज। तो आईआईटी गुवाहाटी के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक टेक्निक जो है वो फाइंड की है सो दैट लिथियम आयन बैटरीज जो है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब लिथियम आयन बैटरी आपको पता है कमर्शियल बैटरीज है, बैटरीज होती हैं जो कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, हर चीज़ में आपको दिखती हैं आजकल, ठीक है। सो सबसे पहली कमर्शियल वायबल लाइन जो है लिथियम आयन बैटरी 1985 में बनाई गई थी। इसका फाउंडेशन जो है वो ऑयल क्राइसिस जो 1970s का हुआ था, तब इसका जो है वो फाउंडेशन रखा गया था लिथियम आयन बैटरी के रिसर्च का। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसकी जो है थ्योरेटिकल लिमिट्स आ रही हैं हमारी जो लिथियम आयन बैटरीज की, जब हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम 300 वाट पर आवर पर किलोग्राम जो है वो एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, उससे ज़्यादा ये एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा है। हम अब इसको आगे सोच रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है उसका इसका यूज़ करें, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम जो है अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो यही एक तरीका जो है वो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने भी ढूंढा है कि उन्होंने क्या किया है कि स्टेट ऑफ चार्ज इसका जो है वो प्रिसाइसली एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमको पता लग जाता है कि कितना इसका जो है वो बैटरी जो है रिमेनिंग रह गई है, ठीक है। तो आपको जब आपके जो समझ लो लैपटॉप पर आ रहा होता है या फ़ोन पर आ रहा होता है कि इतने % बैटरी रह गई है, तो वो बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं होता है, वो बिल्कुल एक एस्टिमेट फिगर होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली या बिल्कुल प्रिसाइसली उसका एस्टिमेट निकाल लिया कि कितनी जो है वो बैटरी की कैपेसिटी रह गई है। उससे क्या होता है, हमको बैटरी की जो बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हेल्प होता है, और हमको ये पता लगता है कि बैटरी जो, और उसके बेसिस पे हम जो है बैटरी की ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग जो है उससे उसको बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डैमेजिंग किस चीज़ से होती है, जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है या फिर अंडर चार्ज रह जाती है, उससे बैटरी जो है उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उसी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमको उसकी एग्जैक्ट जो प्रिसाइजली एस्टिमेट पता होना चाहिए कि बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी रह गई है, ठीक है।
तो इसी यही जो है आईआईटी रिसर्चर्स ने उसकी प्रिसाइज एस्टिमेशन जो है वो निकाली है, टेक्निक उसकी निकाली है, उससे जो है वो बैटरी की हेल्थ को इम्प्रूव हो जाएगी। अब क्या हमारे पास लिथियम आयन बैटरी के अलावा कोई और अल्टरनेटिव है? यस, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव जिसको हम LiS बैटरी कहते हैं, लिथियम सल्फर बैटरी कहते हैं। तो जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर्स ने इसको फाइंड किया था, और ये सल्फर कैथोड से बनी होती है। इसकी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, एनर्जी एफिशिएंसी भी अच्छी है और सेफ्टी भी इम्प्रूव्ड है इसकी, ठीक है। अब क्यों ये इतनी सस्ती है? बिकॉज सल्फर जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है हमारे नेचर में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, और ये इंस्टेंटेनियस इसकी जो पावर कैपेबिलिटी है वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो अगर इंस्टेंटली हमको पावर जनरेट करनी है, मतलब इसके अंदर जो स्टोरेज की हुई है उसमें से एकदम से इंस्टेंटली हमको पावर जो है वो जनरेट करके यूज़ करनी है, तो उसकी वो कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवांस्ड एंटिक्विटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम। तो गोवा गवर्नमेंट ने इसको सिस्टम को यूज़ जो है वो लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेट ऐसी बनी है जिसने कि डिजिटल एक तरह से फॉर्मेट में एंटिक्विटीज़ को स्टोर किया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस सिस्टम? ये एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम है जिसमें क्या है कि स्टोरेज स्पेस मिल रही है, एक्सेस कंट्रोल और डेटा मैनेजमेंट हो रहा है हमारे एंटिक्विटीज़ का, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रॉपर डिजिटाइज फॉर्मेट में आपको सारे एंटिक्विटीज़ क्या होते हैं बेसिकली, जो आपका एंशियंट जो आपके पास सामान पड़ा है या आपके पास जो है टेक्स्ट्स पड़े हैं, वो सब को जो है डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया है गोवा गवर्नमेंट ने। अब हमको उससे क्या होगा, एज ऑफ द एंटिक्विटी पता लग जाएगी, और इसको हम बहुत लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हैं जितनी हमारी एंटिक्विटी हैं, ठीक है। बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा इससे? जितने रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो जो रिसर्च करते हैं, जब वो पढ़ने आएंगे तो वो डिजिटली जो है उनको सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, उनको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट बीइंग डिजिटली साइंड, ठीक है। तो डिजिटली एक तरह से जब ये प्रिजर्व्ड हैं तो इसको हमको इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने में हमको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओडिशा इतिहास। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, ओडिशा इतिहास, जो कि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा थे उन्होंने इसको बुक को लिखा था हरि कृष्ण मेहताब जी, ठीक है। तो ये 1899 में ये बॉर्न हुए थे, इनके आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना ऐसी, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे 1946 से 1950 तक। इनको जो है हम उत्कल केशरी भी कहते हैं। भुवनेश्वर को कैपिटल बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। फिर इनको ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, और ये ज़्यादातर इन्होंने जब भी इनका जेल टर्म ये सर्व कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उस टाइम पर। रामायण को इन्होंने ओडिया में जो है वो ट्रांसलेट किया। फिर ओडिया वर्जन ऑफ गीता भी इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। अब ये ओडिशा इतिहास जो बुक है, ये इसके बिहाइंड मोटिवेशन क्या है कि जब ये अहमदनगर जो जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तो पंडित नेहरू ने इनको एक बुक दिखाई थी एडवर्ड थॉमसन की, जिसमें जो है बिगिनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस नाम की बुक थी, जिसमें कि जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बहुत ज़्यादा गलत जो है वो लिखा हुआ था, ठीक है। तो मेहताब जो थे उनको एक तरह से जो पंडित नेहरू जी ने बोला था कि क्या आप इसको एक रिबटल दे सकते हो, तो मेहताब जो है उनको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ कि उनको कोई हिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक है, कि वो कैसे जो है एक फॉरेन हिस्टोरियन को एक तरह से काउंटर करें, बिकॉज उनको तो खुद को ही इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब सारी हिस्ट्री जो है ओडिशा की वो एक्सप्लोर करूँगा, और एंशंट हिस्ट्री जो है लॉर्ड जगन्नाथ की उसको एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद इन्होंने जो है ये बुक लिखी, और जो है हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एक तरह से 1948 में इसको लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। अब जो ये स्पेशल सेशन भी बुलाया था उन्होंने, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन इन ओडिशा का, ठीक है, तो जिसमें कि हिस्टोरिकल इश्यूज जो स्टेट के थे उसको सबको डिस्कस किया गया था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो लॉन्च किया, ये हिंदी ट्रांसलेशन है उनकी बुक का, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जो उन्होंने लॉन्च की थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन ओडिशा इतिहास है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डॉल्फिन बूम इन चिलिका। तो चिलिका जो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, वहाँ पर जो है डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, ठीक है। तो जैसे देखो आप डिटेल्स में कि 544 इरावदी बॉटल नोज और हम्पबैक डॉल्फिन्स हमको इस बार दिखी हैं एज़ कम्पेयर टू 233 लास्ट ईयर। एंडेंजर्ड जो हमारी इरावदी डॉल्फिन्स हैं उनकी तो 146 से जो है
अब इस साल 162 फिगर आ गई है, ठीक है। 39 इरावदी डॉल्फिन्स जो थी वो पिछली बार राजनगर मैंग्रोव डिवीजन में थी, इस बार हम वो 60 नंबर हो गया उनका। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ हुई है, जो अनबिलीवेबल ग्रोथ हुई है, वो हम्पैक डॉल्फिन्स में हुई है। लास्ट ईयर सिर्फ 2 थी वो, और इस साल जो है वो बढ़ के 281 हो गई, तो ऑलमोस्ट जो है वो 279 नंबर उनका इंक्रीज हुआ है। अब इरावदी डॉल्फिन के बारे में देख लो। गंगा, मेकोंग और इरावदी रिवर सिस्टम में मिलती हैं ये। बे ऑफ बंगाल, न्यू गिनी और फिलीपींस वाला जो हमारा पूरा एरिया, साउथ चाइना सी वाला एरिया जो है हमारा, जो ईस्ट इंडियन ओशन जो वाला एरिया है, वहाँ पर ये ज़्यादातर मिलती हैं। स्लेटी ब्लू टू स्लेटी ग्रे कलर होता है इनका, स्लाइटली पेल होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये। हम्पबैक डॉल्फिन जो है वो कोस्टल डॉल्फिन है, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है, कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन और कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका में, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये भी। चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया की, और सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड है, और इंडिया की और लार्जेस्ट एशिया में है। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी वाटरफॉल के लिए। सबसे जो है वन ऑफ द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एरिया है इंडिया का। और ये फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की। 1981 में सबसे पहली बार जो अगर कोई रामसर साइट इंडिया में आइडेंटिफाई की गई थी तो वो ये चिलिका लेक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नालबन आइलैंड है जो कि जिसको हम बर्ड सेंचुरी कहते हैं। कालीजाई टेम्पल भी है इसी चिलिका लेक में एक आइलैंड पर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये बहुत हमारे फिगर्स हैं जो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस एंड गंजेस रिवर डॉल्फिन। तो अभी एक रिसर्च से हमको पता लगा है कि ये जो इंडस और गंजेस रिवर डॉल्फिन है ये एक ही स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो अभी तक तो हम इनको मानते थे कि प्लेटेनिस्टा गंजेटिका की ही जो है वही एक स्पीशीज़ है, लेकिन अब हमें पता लगा है स्टडी के बाद कि जो है ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, और ये 5,50,000 ईयर्स पहले जो है वो अलग अलग सब स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। थ्रेट्स क्या है इनको? दोनों ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये। डैम्स और बराजिस से इनको सबसे ज़्यादा जो है वो थ्रेट है, इनके जो है वो फ्लो जो रुक जाता है डैम्स और बराज की वजह से। रिवर फ्लो भी बहुत डिक्लाइन हो रहा है बहुत फास्टली, तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। फिशरमैन जो है वो इनको पहले हंट करते होते थे, तो और इनका जो है ऑयल को यूज़ करके जो है वो आगे अपनी फ़िश जो है वो कैच करते थे, तो इनकी हंटिंग में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था हमको। फिर जो मैकेनाइज्ड बोट्स होती थी पहले 1990s जो है आई एम सॉरी, जो 90s में जो है ओवर बोट्स और कंट्री बोट्स होती थी, लेकिन अब जो है मैकेनाइज्ड बोट्स जो है वो एक्सीडेंटली इंजर कर देती हैं इन डॉल्फिन्स को, तो उससे भी हमारे इनको थ्रेट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इस साल हमारे जो 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में उसको मेंशन किया था कि हम रिवर और मरीन डॉल्फिन्स दोनों, अब याद रखो रिवर और मरीन दोनों की डॉल्फिन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर निकाला था। अब नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसमें ही जो है वो अनाउंस किया गया कि वही जो है वो गंजेटिक डॉल्फिन जो है उसको उस टाइम पर ये अनाउंस किया गया कि गंजेटिक डॉल्फिन जो है उसको बचाना ज़रूरी है। और रिवर गंगा में जो कि क्योंकि उसको इसलिए बचाना ज़रूरी है क्योंकि वो इंडिकेटर स्पीशीज़ है रिवर गंगा की, और विच इज़ स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट्स। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। अब हमने डॉल्फिन को आज तक सेव करने के लिए क्या क्या किया है? वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उसको डाला गया है। गंजेटिक डॉल्फिन जो है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। कंजर्वेशन प्लान एक बनाया गया था 2010 से 20 का गंजेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए स्पेशली। फिर गंजेटिक रिवर डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया था 2009 में। अक्टूबर 5 को हम नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। गंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो हमारे ब्रह्मपुत्रा मेघना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और इंडिया वाला जो रीजन है वहाँ पर हमको ये गंजेटिक डॉल्फिन दिखती है। फिर कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम, ये कहाँ पर पड़ते हैं? मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में भी ये हमारे जो है ये गंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है हमको मिलती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये एज पर दी IUCN, इनका जो स्टेटस वो है एंडेंजर्ड। इंडस डॉल्फिन देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस डॉल्फिन जो है वो वन ऑफ ओनली 4 रिवर डॉल्फिन स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ सिर्फ फ्रेश वाटर में गुजारती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है। इनका IUCN स्टेटस भी एंडेंजर्ड है। इनका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा माइनर है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उनगोट रिवर। तो वहाँ पर जो है उनगोट रिवर जो है, जो कि इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है, क्लीनेस्ट रिवर है, वहाँ पर एक डैम बनाने की जो है वो तैयारी हो रही थी। तो इसलिए जो है वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उसका जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये डैम नहीं बनना चाहिए। अब वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनका जो है बहुत इर्रिपेरेबल लॉस होगा और उनका जो एरिया पूरा जो वो टूरिज्म मैप में से ख़त्म हो जाएगा अगर वहाँ पर डैम बन गया तो। 296 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगा उस डैम के बनने से। तो इसलिए जो है वहाँ के लोग जो विलेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फ़्लो होती है, मेघालय में पड़ती है वैसे ये रिवर। और ये इतनी साफ़ है कि आप इसका रिवर बेड को भी देख सकते हो। ये नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन जैंतिया हिल्स का जो रीजन है वहाँ पर और खासी हिल्स का जो रीजन है उसकी बाउंड्री, जो नेचुरल बाउंड्री वो ये रिवर ही है, उनगोत रिवर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बेगिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और 4 स्टेट्स को बोला कि आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करो, बिकॉज एक प्ली फाइल की गई है कि आप जो बेगिंग है उसको डीक्रिमिनलाइज करो। तो अभी तक तो कोई सेंट्रल एक्ट ऐसा नहीं है जो बेगिंग को जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानता हो। तो एक स्टेट का एक्ट है टोटल, बेसिकली बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959। इसी के बेसिस पर जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक्शन लेती हैं बेगर्स के ऊपर, उनको अरेस्ट करना हो या पब्लिक ऑर्डर में उनको डिटेन करना हो, कुछ भी करना हो तो इसी एक्ट के बेसिस पर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये एक्ट जो है वो बेगरी को क्रिमिनलाइज करता है। अब प्ली क्या कह रही है? प्ली कह रही है कि जो है जो ये एक्ट है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये हम आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है जो है बेगर्स की। तो इसको आप जो है डीक्रिमिनलाइज कर दो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली गई है। अब उन्होंने बोला है कि इस एक्ट में क्या होता है कि क्रिमिनलाइज किया हुआ है अभी हमने बैगिंग को, तो एक जो बैगर है उसके पास क्या चॉइस आ जाती है, एक अनरीजनेबल चॉइस आ जाती है कि या तो वो क्राइम करे या फिर वो बिना, अगर क्राइम नहीं करेगा तो वो स्टार्व होके मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हम उसको सिचुएशन में डाल देते हैं कि या तो वो क्राइम करे या फिर वो भूखा मर जाए। तो अब अगर हम ऐसी उसको सिचुएशन में डाल रहे हैं तो हम उसको राइट टू लाइफ उसका हम छीन रहे हैं, आर्टिकल 21 उसका हम वायलेट कर रहे हैं। इसीलिए जो है बैगिंग को डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब क्यों इसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट देख लो कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो इंडियन स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन दे। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं ये। और सबको एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन स्टेट ऐसा करने में फेल हुई है, बेसिक फैसिलिटीज़ देने में जो है वो फेल हुई है। उसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो है जो लोग हैं वो बेगिंग कर रहे हैं, उनको भीख मांगनी पड़ रही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। और जब हम बेगिंग को भी क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो हम एक सोशलिस्ट नेशन जो है उस कैटेगरी को में आने से फेल हो जाते हैं। ठीक है, और हम अपने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही वॉयलेट कर देते हैं। हमने एक पर्सन को जिसको हमने बेगिंग के लिए एक तरह से कंपेल कर दिया है, उसकी वो गलती नहीं है कि वो बेगिंग के लिए कंपेल हो गया। ये हमारी स्टेट की गलती है कि हमारी स्टेट उसको बेसिक फैसिलिटीज़ दे नहीं पाई है। अब गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया है? गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया था जिसमें कि डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा था बैगिंग को। तो बिल जो है वो पर्सनस इन डेस्टिट्यूशन प्रोटेक्शन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल है। एक लाइफ ऑफ डिग्निटी देने की कोशिश की गई थी बेगर्स को। डेस्टिट्यूशन को इसमें डिफाइन किया गया कि वो स्टेट ऑफ पॉवर्टी और अबैंडनमेंट है, इकोनॉमिक या सोशल डेप्रीवेशन है। पर्सनस इन डेस्टिट्यूशन भी बताया गया कि कौन होते हैं, उसकी भी डेफिनेशन दी गई कि होमलेस, बेगर्स, पीपल विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़, द ओल्ड एंड द इनफर्म, इन लोगों को पर्सनस इन डेस्टिट्यूशन कहा गया। इस ड्राफ्ट बिल में ही, ऑफकोर्स ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो बिल है इसमें बेगिंग को एक तरह से सोशल मैनेस माना गया है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका? हमको बिहार गवर्नमेंट का जो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है उसको एक तरह से हमको देखना चाहिए और इसको अराउंड द कंट्रीज़ को एक एम्यूलेट करना चाहिए। इन्होंने क्या किया है इसमें कि ओपन होम्स को सेटअप किया है और कम्युनिटी आउटरीच किया है, सो दैट डेस्टिट्यूट पर्सनस को हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम फैसिलिटीज़ दें ट्रीटमेंट की, उनकी फैमिली के साथ उनको रीइंटीग्रेट करें और उनको एटलीस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग दें सो दैट दे कैन live a life of dignity for by themselves. So these were our topics for today, friends. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.